नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की वार्ता और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 338 रन पर सिमटी। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आज किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। प्रस्तावित टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी जाएगी। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। इससे पहले 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया था। शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण का काम सुचारू रूप से कराने के लिए लाखों कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में यह ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। पिछले ड्राई रन की तरह इस बार भी प्रत्येक जिले में 3 स्तरों पर टीकाकरण के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण तथा शहरी पहुंच वाले स्थान शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा चिकित्सा समुदाय के लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनूठे डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन ऐप का भी उल्लेख किया। इस ऐप से टीके की वास्तविक उपलब्धता, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 टीके के प्रत्येक लाभार्थी के बारे में सही जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 78 लाख से अधिक लाभार्थी पहले से ही पंजीकृत हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को आश्वस्त किया है कि हर व्यक्ति तक टीका पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए देश की शीतगृह अवसंरचना को पर्याप्त रूप से उन्नत किया गया है। इसके लिए सिरिंज और अन्य जरूरी सामग्री को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके के दुष्प्रभावों के बारे में चल रही अफवाहों को आधारहीन बताया। राजस्थान के सभी जिलों के 102 केंद्रों पर आज कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पूर्वाभ्यास में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। राज्य के 7 जिलों में 18 केंद्रों पर 2 जनवरी को आयोजित हुआ कोरोना टीकाकरण के लिए पहला ड्राई रन सफल रहा। आज हो रहे ड्राई रन की रिपोर्ट भी शाम तक आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण, वितरण तथा संग्रहण संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के टीकाकरण के लिए चिन्हित सभी 3000 केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया जा चुका है। इधर राज्य में कोरोना के मामलों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है और संक्रमण से उबरने की दर 96.6% हो गई है। साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 7,468 रह गई है। केवल जयपुर में अब 1,000 से ज्यादा सक्रिय रोगी बचे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए आज 21 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान कल 10 जिलों में चलाया गया, बाकी अन्य 11 जिलों में आज चलाया जा रहा है।
इन जिलों में यह मॉक ड्रिल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान कोविन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगता है यह देखा जाता है। यह मॉक ड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के बाद संबंधित जिले का कार्यबल इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर 9 जनवरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। असम में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास आज पूरे राज्य में हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस पूर्वाभ्यास की निगरानी के लिए विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट। असम में कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा पूर्वाभ्यास है। इससे पहले नलबारी, सोनितपुर और कामरूप मेट्रो जिलों में कोविड-19 का पूर्वाभ्यास किया गया था। आज प्रत्येक जिलों में 3 स्वास्थ्य संस्थानों में ये ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। गुवाहाटी में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण के पहले चरण में लगभग 5,000 नर्सों की तैनाती होगी। इसके अलावा लगभग 3,000 चिकित्सा अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, क्योंकि टीकाकरण के भंडारण बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए जाएंगे। जिला स्तर पर भेजने से पहले पास क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोरों के साथ साथ गुवाहाटी में कोविड-19 के वैक्सीन मुख्य रूप पर संग्रहित किया जाएंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। बिहार के सभी 38 जिलों में आज कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पटना में 4 स्थानों पर और शेष जिलों में 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना के अधीक्षक ने आकाशवाणी को बताया कि उनका अस्पताल एक बार में 15 लाख टीकों के संग्रहण के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पटना में 3 करोड़ सिरिंज पहुंचे हैं और उनमें से 1.5 करोड़ पहले ही विभिन्न जिलों में भेजे जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कल कोविड से 423 लोग ठीक हुए, जबकि 377 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड संक्रमण से अब तक 2,49,943 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। गुजरात में भी टीकाकरण पूर्वाभ्यास हो रहा है। हाल ही में राज्य में 3 सफल पूर्वाभ्यास के बाद आज पूरे राज्य में ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि कोविड टीकाकरण शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ राज्य प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गुजरात में टीकाकरण के लिए पहले चलाए गए ड्राई रन कुछ ही जिलों और क्षेत्रों तक सीमित था, जबकि आज का ड्राई रन व्यापक स्तर पर पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी 33 जिलों में करीब 40,000 वैक्सीन बूथ स्थापित किए हैं। यह वैक्सीन बूथ खासकर सरकारी अस्पतालों, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पतालों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, निजी अस्पतालों और स्कूलों में खड़े किए गए हैं। टीके लगाने के कार्य के लिए करीब 16,000 मेडिकल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। आज के ड्राई रन में वैक्सीन को लाने, ले जाने और उनके स्टोरेज से संबंधित सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पहले चरण के टीकाकरण के लिए लाभार्थियों के नामों की पहचान पहले से ही कर ली गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 30 जिलों और 25 नगर निगम क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान प्रत्येक जिले में 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर तथा प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में 1 स्वास्थ्य केंद्र पर चलाया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि पूर्वाभ्यास को सुचारू रूप से चलाने के लिए टीकाकर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में किए जा रहे मॉक टीकाकरण का दूसरा दौर वास्तविक टीकाकरण अभियान से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन समस्याओं को महसूस करने के लिए भी किया जा रहा है जो वास्तविक टीकाकरण मुहिम के दौरान सामने आ सकती है। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद से ड्राई रन में टीकाकरण प्रक्रिया के सभी पहलुओं का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, राज्य में 8 लाख लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने में लगभग 3 महीने लगेंगे। यह 8 लाख लोगों की जानकारी को कोविन ऐप पर अपलोड किया गया है। यह मॉक टीकाकरण के मुहिम में स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा विभागों के बीच तालमेल को भी परखा जा रहा है। इस मुहिम के बाद पुणे में 180 वैक्सीन केंद्रों पर 15,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों का वास्तविक टीकाकरण किया जाएगा। कुणाल शिंदे के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में आज 263 स्थानों पर कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। प्रत्येक जिले में पूर्वाभ्यास के लिए 3 की बजाय 7 स्थानों को चुना गया है। राज्य भर में 24 जिला अस्पताल, 20 मेडिकल कॉलेज, 43 तालुक अस्पताल,
31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 87 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 28 निजी स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्वाभ्यास हो रहा है। बेंगलुरु में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर जी ने जानकारी दी है कि राज्य को 13,90,000 कोविड वैक्सीन के वियाल्स 1 या 2 दिनों में प्राप्त होंगे। आज ड्राई रन का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि वियाल्स मिलते ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ होगी। अभी तक 6.30 लाख फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी वैद्य और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स नामांकित हुए हैं, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इनके अलावा पुलिस और राजस्व विभाग में काम कर रहे नौकरों को दूसरे चरण में वैक्सीन दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का आज दूसरा चरण है। पिछले पूर्वाभ्यास के परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस पूर्वाभ्यास को संचालित किया जा रहा है। तेलंगाना में कोविड टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास आज 1,200 केंद्रों पर शुरू हो गया है। हैदराबाद में पूर्वाभ्यास 260 स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाना है। जिन केंद्रों में पूर्वाभ्यास चल रहा है उनमें से अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में भी आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इस पूर्वाभ्यास में कोलकाता के 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। Expert group on immunization in consultation with the international health authorities, we have decided that on 17th of January, we are going to have our national immunization days for polio, which will run for about 2-3 days. The first day will be dedicated to every mother taking a child to the polio kendra for vaccination, followed by another 2-3 days. This is very, very essential to ensure that we are able to maintain the overall immunity level of our country, particularly pertaining to poliomyelitis. डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज चेन्नई पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई है। पूरी दुनिया भारत की इस सफलता को देख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देश भर में 2,300 प्रयोगशालाएं खोली हैं, जो 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रभावी प्रयासों के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी से मुलाकात की और कई मंत्रियों के साथ बैठक भी की। वे कोविड का टीका बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान बायोटेक की चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में स्थित इकाई को भी देखने जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को दिल्ली लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर 96.39% है, जबकि ब्राजील में 89.36, रूस में 81.17, इटली में 70.68, अमेरिका में 59.59 और इंग्लैंड में
47.44% है। इस बीच देश में अब तक 1,16,00,000 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 19,587 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इन राज्यों में संक्रमण के नए मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का 59% हो गए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कुछ देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के देश में पहुंचने को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। मिजोरम में कोविड संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। राज्य में अब तक कोविड के 4,172 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या केवल 79 रह गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि ठीक होने की दर बढ़कर 98.02% हो गई है। कल संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12 लोग ठीक हुए। नए तरह के कोरोना वायरस के सामने आने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच दिसंबर के आखिरी सप्ताह से बंद विमान सेवाएं आज से बहाल कर दी गईं। ब्रिटेन से 256 यात्रियों को लेकर एक विमान आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच हर सप्ताह 30 यात्री उड़ानें संचालित की जाएंगी। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से कोविड जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और हालात को देखते हुए दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं की समीक्षा की जाती रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की वार्ता और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 338 रन पर सिमटी। नए कृषि कानूनों को लेकर पैदा हुए गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 8वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में चल रही है। वार्ता में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस महीने की 4 तारीख को किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों के प्रतिनिधि तीनों कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर बारी बारी से चर्चा करें, लेकिन किसान संगठन इस पर सहमत नहीं हुए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर। सरकार किसान नेताओं को बार बार ये आश्वासन दे रही है कि वो उनसे जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन किसी आम सहमति पर पहुंचने के लिए दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। श्री तोमर आश्वासन दे चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली की व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। बैठक में भाग लेने से पहले मीडिया से बातचीत में श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी और इस बार कोई समाधान अवश्य निकल आएगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी संबोधित करेंगे।
सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जो कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने का एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को आजादी मिली। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को पहचानते हुए वर्ष 2003 में पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों के मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने और उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। साथ ही भारत को जानो क्विज के 15 विजेताओं का भी ऐलान किया जाएगा। विजेताओं को कोविड-19 महामारी के बाद भारत के दौरे के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर काडर का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश काडर में विलय कर दिया है। इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इस नई व्यवस्था से अब देश के अन्य राज्यों में नियुक्त इन सेवाओं के अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा सकेंगे और जम्मू कश्मीर में नियुक्त ऐसे अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा। स्थानीय लोगों की मांग पर करगिल के निचले पठारी क्षेत्रों से सैन्य ठिकानों को अन्यत्र ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सेना और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार करगिल के निचले इलाकों से हटाए जाने वाले सैन्य ठिकानों को बदले में कुर्बथांग और मुलबेख क्षेत्र में सेना की मराठा यूनिट के पास जगह दी जाएगी। सैनिक यूनिटों के करगिल के निचले इलाकों से हटने का काम 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। करगिल के जिन स्थानों से सैनिक यूनिटें हटेंगी वहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उघैती गांव की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के तीसरे और मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को स्थानीय पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि पुलिस आरोपी से इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विशेष कार्यबल को इस मामले की जांच में मदद करने के लिए आदेश दिए थे। उन्होंने बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र ने बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में नीमच और इंदौर जिलों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाए जाने के बाद प्रशासन ने इन क्षेत्रों में पोल्ट्री की सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आर.के. रोकिडे ने बताया कि कौवों के बाद ये संक्रमण अब मुर्गियों में भी फैल गया है। प्रदेश के पशु चिकित्सा विभाग ने जानकारी दी है कि बर्ड फ्लू का वायरस नीमच और इंदौर जिलों में चिकन के नमूनों में पाया गया है। अब तक वायरस से इंदौर जिले में 222 और प्रदेश में 700 से अधिक कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने इंदौर और नीमच जिलों में अगले 7 दिनों के लिए सभी पोल्ट्री दुकानों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। जल निकायों के पास से प्रवासी पक्षियों के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। बर्ड फ्लू पर बैठक के दौरान इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए इंदौर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अन्य जिलों में भी निवारक उपाय किए जा रहे हैं। खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों वाले लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बर्ड फ्लू का कोई मरीज अब तक नहीं मिला है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान के 6 जिलों में बर्ड फ्लू से 300 से अधिक पक्षियों के मरने की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 1000 से 600 से अधिक पक्षियों की मौत हुई है। राज्य के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला में पिछले वर्ष की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। सरकार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बाधाओं को दूर करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना चला रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले वर्ष एक देश एक राशन कार्ड को लागू करने की घोषणा की थी, ताकि प्रवासी लाभार्थी देश भर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से अपने राशन कार्ड से अनाज ले सकें। In order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So, if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, will be implemented. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले वर्ष कहा था कि रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासी ही एक देश एक राशन कार्ड के मुख्य लाभार्थी होंगे। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारक कहीं से भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है। वर्तमान में यह पहल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 69 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है। एक देश एक राशन कार्ड सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2021 की तिथि और पात्रता मानदंड की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 3 जुलाई को ऑनलाइन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर चित्रा घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रोफेसर घोष ने शिक्षा और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान दिया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 338 रन पर आउट हो गई। स्टीवन स्मिथ ने 131 रन की पारी खेली। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 से 16 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले इस दूसरे शीतकालीन खेलों की तैयारियों की आज समीक्षा की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 27 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में तापमान 24 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 4 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पटना में आसमान साफ रहेगा और गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार देश में पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 8वें दौर की वार्ता। और सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 338 रन पर सिमटी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।